दीप्ति के आंखों के तले अंधेरा छाने लगा था। उसे लगा कि वो चक्कर खाकर इधर ही गिर पड़ेगी, तो उसने अपने आप को संभालते हुए पास की सीढ़ियों में बैठ गई। दीप्ति को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ सुमन जी उसके बारे में क्या सोचती है और उसे क्या कहती है। सुमन जी की बातें सुनकर दीप्ति को एक पल के लिए लगा कि उसके पैरों के तले से जमीन खिसकती जा रही है और वो गिर पड़ेगी। जैसे तैसे खुद को संभाला और होठों पर झूठी और जबरदस्ती मुस्कान लिए वो घर में दाखिल हुई तो सुमन जी ने बनावटी प्यार दिखाते हुए कहा, कहाँ रह गई थी लाडो, कब से इंतजार कर रही हूँ। और मुझे भूख भी लगी है, अभी लाती हूँ माँ। कहते हुए आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए वह भागकर रसोई में चली गई। फटाफट हाथ चलाते हुए सोचने लगे कि माँ ऐसे कैसे कर सकती है, एक बेटी के साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार, और वो भी दूसरी बेटी की खुशी के लिए। माना कि सासू माँ कभी कभी भेदभाव पूर्वक रवैया अपना लेती है, परंतु यहाँ तो एक माँ ही। मैंने तो कभी अपनी माँ और सासू माँ के बीच ऐसा भेदभाव पूर्वक व्यवहार नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों। सोचते सोचते दीप्ति की आंखों से नीर बहने लगे। दीप्ति ने जैसे तैसे चाय नाश्ता बनाकर अपनी माँ सुमन जी को दिया। वाह, कटलेट तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मेरे हाथों का जादू सच में तुम में ही आया है। तुम बिल्कुल मेरे जैसा ही खाना बनाती है। मैं तो कहती हूँ खाना ही नहीं, बल्कि सभी मामलों में तुम मेरी जैसी ही है। सुमन जी ने कटलेट का स्वाद उठाते हुए कहा, माँ अब बस भी करो, मुझे आपके जैसा या आपकी परछाई बनना नहीं है। मैं जैसी भी हूँ, मेरी बच्चियों के लिए एक बेहतर माँ बन पाऊँ वही बेहतर है, क्योंकि मुझे आप जैसा दोगलापन और दिखावा करना नहीं आता। माँ आप ये सब कैसे कर सकती हैं मेरे साथ। आप को छुटकी को सब कुछ देना ही था तो मुझे बता देते, मैं ऐसे ही सब कुछ उसे दे देती। मैं आपकी सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहती। मेरे ससुराल वाले आगे जाकर आपको इधर रखने के लिए उंगली ना उठाई, इसीलिए आपके दामाद जी के मना करने के बावजूद भी नौकरी पर जाती हूँ। और आप है कि बोलते बोलते दीप्ति का गला भर आया और हिचकी बंद गई। सुमन जी दीप्ति की बात सुनकर ज्यों की त्यों बैठी रही। आज उनके पास दीप्ति को कहने के लिए शब्द भी नहीं थे। दरअसल बात यह है कि सुमन जी की दो बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है। दीप्ति और काव्या दोनों बहनें मिलकर सुमन जी का ख्याल रखती हैं। वैसे भी सुमन जी दीप्ति के पास ही ज्यादा रहती हैं, क्योंकि उसके ससुराल वाले और दीप्ति के पति मनीष सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं, जिससे सुमन जी को कोई आपत्ति नहीं होती। काव्या सुमन जी को साल में 1-2 महीने अपने पास रखती है और सुमन जी के पास जो भी है वो हथियाना चाहती है। काव्या पहले से ही सुमन जी की आंखों का तारा है, जिससे वो अपनी चाल में सुमन जी को आसानी से फंसा लेती है। सुमन जी उसकी बातों में आकर धीरे धीरे सब कुछ काव्या को देती जाती है। उसकी भनक तक दीप्ति को कभी नहीं हुई, परंतु आज जब सरदर्द से परेशान होकर वो आधे दिन की छुट्टी लेकर घर वापस लौट आई, तो उसने सुमन जी को काव्या से बात करते हुए सुन लिया। बेटी देखो, वो बहुत ही भावुक और संवेदनशील है, इसीलिए मैं उसे उल्टे सीधे बहाने बनाकर उससे पैसे ऐंठ कर तुम्हें दे देती हूँ, और वही पैसों से तुम तोहफा या उसे वापस देकर उसे उल्लू बनाती है। उसे आज तक पता नहीं है कि उसे खुद के पैसों से ही तोहफा मिलता है या खुद के ही पैसे उसे लौटाए जाते हैं। अब सब कुछ तो तुम्हारा हो ही गया है, बस अब जो थोड़े पैसे और ज्वेलरी बची है मेरे पास, वो भी तुम्हें दे दूं तो हो गया मेरा काम। आखिर रह जाएगा अकेला घर ही, उसका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे। बेचारी इमोशनल फूल। कहते हुए सुमन जी ने जोर से ठहाका लगाया। दीप्ति ने सब सुन लिया। आज उसकी अपनी माँ के चेहरे
पर से मुखौटा उतर चुका है और उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसे कैसे इमोशनल फुल बनाया गया है। मनीष ने घर में प्रवेश किया तो घर में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। दीप्ति रोई जा रही है और सुमन जी हाथों में प्लेट लिए जो कि त्यों बैठी हुई है। मनीष जाकर रसोई में से पानी का गिलास भरकर ले आया और दीप्ति को चुप कराने लगा। दूसरे ही पल मनीष ने काव्या को फोन किया और कहा कि माँ जी का सामान पैक कर रख रहा हूँ, पहली ही फुर्सत में आकर अपनी माँ को यहाँ से ले जाइए। जो मेरी पत्नी को यूँ सरेआम अपना उल्लू सीधा करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे, मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है, चाहे उसकी खुद की माँ या बहन ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि मेरी पत्नी भावनाओं में बह जाने वाली है, परंतु उसकी ये कमजोरी का कोई फायदा उठाए, यह मुझे मंजूर नहीं। दीप्ति जाकर मनीष के गले लग गई और सुमन जी नजरें झुकाकर बाहर की ओर चलने लगी। काव्या ने फिर से वापस मनीष को फोन किया और अनजान बनकर कहा, जीजाजी क्या बात है और आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? क्या माँ और दीदी के बीच कुछ अनबन हुई है? दीप्ति का दिमाग गुस्से से फटता जा रहा था। उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मनीष ने फोन स्पीकर पर ही रखा तो मनीष की बजाय दीप्ति ने कहा, तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? तुम और माँ ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मुझे तुम जैसी माँ और बहन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रेम से भरा झूठा चेहरा मेरे सामने आ गया है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम तुम्हारी माँ को जितनी जल्द हो उतना जल्द लेके जाओ यहाँ से। दीदी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है और मैं और माँ मिलकर आपके साथ क्यों धोखा करने लगे। वैसे भी दीदी, मैं घर में अकेली हूँ तो इस वक्त मैं नहीं आ सकती माँ को लेने के लिए, इसलिए आप उन्हें अपने पास ही रखें। काव्या ने अपनी आवाज में प्यार और स्नेह दिखाते हुए कहा, धोखा करने वाली भी तुम अकेली ही हो, तो अब अपनी माँ को अकेले ले जाने में कैसी हिचकिचाहट। उम्र और रिश्ते का लिहाज करते हुए अभी तक चुप बैठा हूँ, नहीं तो उनकी जगह दूसरा कोई होता तो कब का धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया होता। अब हमें कुछ सुनना कहना नहीं है, तो कृपया आकर आप अपनी माँ को ले जाइए। कहते हुए मनीष ने फोन रख दिया। बाहर खड़ी सुमन जी की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ रहा था। उनसे कुछ कहते नहीं बनता, फिर भी अपने आप को संभालते हुए उन्होंने दीप्ति से कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने ही अपनी ममता में भेदभाव पूर्वक व्यवहार किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ रहकर भी कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, बल्कि हर दिन हर पल काव्या के बारे में ही सोचती रही। सच कहूँ, मैं मां नहीं एक हत्यारन हूँ, जिसने कभी भी अपनी बेटी की भावनाओं और बातों को नहीं समझा। कहते कहते लड़खड़ाकर सुमन जी गिर पड़ी। दीप्ति ने आगे बढ़कर जैसे ही उन्हें उठाना चाहा, मनीष ने उसे रोक लिया और खुद आगे बढ़ गया और सुमन जी को उठाकर सोफे पर लिटाया। दीप्ति ने आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई। तब तक काव्या भी अपने पति विकास के साथ पहुंच चुकी थी। विकास ने जैसे ही सुना कि सुमन जी का ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ गया है और शायद वो कोमा में चली जाए, फिर उन्हें पैरालिसिस हो जाए, तो उसने सारी बातों में दीप्ति और मनीष को गुनहगार ठहराते हुए और मगरमच्छों जैसे बड़े बड़े आंसू बहाते हुए कहा, आप लोगों ने ऐसा तमाशा नहीं किया होता और माँ को घर से बाहर नहीं निकाला होता तो माँ को यूं अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना पड़ता। माँ को तो मैंने कभी यूं बिस्तर पर लेटे हुए देखा ही नहीं है। वो तो कितना हंसती बोलती रहती है। उनके घर में रहने से मानो घर घर नहीं, एक आनंद भवन जैसा महसूस होता है। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं आप लोगों को पूरी जिंदगी माफ नहीं करूँगा। मनीष उसे कुछ कहने को हुआ तो दीप्ति ने इशारा करते हुए चुप रहने को कहा। सुमन जी का इलाज जल्दी शुरू हो जाने की वजह से वो अब खतरे से दूर हैं। यह बात सुनते ही दीप्ति और मनीष ने राहत की सांस ली, पर विकास के चेहरे पर उदासी छा गई।
क्योंकि वो तो यही चाहता था कि सुमन जी होश में ही ना आए और सारा इल्जाम दीप्ति और मनीष पर आ जाए। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि सुमन जी अब खतरे से बाहर है, कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर दीप्ति और मनीष की जान में जान आई और उन्होंने दरवाजे में से ही दूर से सुमन जी को देखा और दोनों घर के लिए रवाना हो गए। इधर विकास परेशान हो रहा था कि सुमन जी सचमुच में उसके सर पर आ जाएंगी और अब तक जो बैठे बिठाए माल मुफ्त आ रहा था वो बंद हो जाएगा। विकास का यह सब सोच सोचकर दिमाग खराब हो गया। अपने विचारों पर नियंत्रित किया और सुमन जी को देखने गया। जब विकास को लगा कि अब पूरी तरह सुमन जी को उसे ही रखना पड़ेगा, तो पहले तो उसने अपने घर ले जाने के लिए मना किया, फिर भी काव्या जैसे तैसे समझा बुझाकर उन्हें अपने पास ले आई। अब विकास ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। पैसे और घर को लेकर उसने काव्या और सुमन जी को सताने में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। उन्हें वो ऐसा सताता कि वह ठीक से चैन की सांस भी नहीं ले पाते। थक हार कर वो दोनों विकास का घर छोड़कर भागकर अपने घर आ गई और जैसे तैसे रहने लगी। काव्या सुमन जी से कहती है, माँ मेरी वजह से आपको आज इस तरह रहना पड़ रहा है। मेरे पति की बातों में आकर मैंने आपसे जितना लूट सकती थी लूट लिया, परंतु मुझे क्या पता था कि जिसकी बातों के बहकावे में आकर मैं सबको छल रही हूँ वो मुझे ही इस तरह का बर्ताव करेगा। अच्छा है कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, परंतु मेरे कारण आपको भी भुगतना पड़ रहा है। मुझे तो दीदी और जीजाजी के लिए सोच सोचकर बुरा लग रहा है कि हमारे कारण उन्हें कुछ भी नहीं मिला पापा और आपके हिस्से में से, और हमारी बातों ने उनका दिल तोड़ दिया। पर अब पछताने के अलावा कुछ और नहीं है। कहते हुए वो रोने लगी। बेटी मैं भी तो तुम्हारे साथ बराबर की भागीदार हूँ। मैंने माँ होते हुए अपनी ममता में भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया तो ईश्वर ने मुझे तो सजा देनी ही थी। मेरी नादान भोली भाली बच्ची का दिल तोड़ा मैंने। क्या मैं इतनी भोली भाली और छोटी सी बच्ची थी जो तुम्हारी बातों में आ गई? नहीं ना, यह अपराध मैंने जानबूझकर किया है। कहते हुए सुमन जी की हिचकी बंद गई और वो दहाड़ मारकर रोने लगी। माँ काव्या चलो अपने घर मेरे साथ। कहते हुए दीप्ति ने घर में प्रवेश किया। दीदी आप और यहाँ कैसे? काव्या ने कहा। आपकी बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, पर जब आपको अस्पताल में यूँ छोड़कर गई तब मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था और मुझे भरोसा था कि मेरी माँ मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। इसीलिए मैंने और मनीष ने बात की तह तक जाने का निर्णय लिया और आखिर जो सच है वो पता चल ही गया। साथ में आप लोगों को पछतावा भी हो रहा है। यह सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि सच में माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। यह तो संजोग और परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती है कि वह इंसान को मजबूर कर देती है भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए। छुटकी मैं माँ को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम विकास जी के साथ अपने घर जाओ। हमने उन्हें वो जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझा दिया है, इसलिए चिंता मत करना। और हाँ, कुछ भी हो जाए आइंदा से कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। दीप्ति ने कहा तो आंसू भरी आंखों से काव्या उसे लिपट गई और सुमन जी ने चैन की सांस ली कि एक बेटे के लिए जो उन्होंने दूसरी बेटी को धोखा दिया था उसे सच्चाई पता चल गई। कहते हैं ना दोस्तों कि अंत भला तो सब भला। ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी के पात्रों के साथ। धन्यवाद।